जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि दरोगा के लिए एक होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। तो आज डे 20 है, जो कि 21 फरवरी को ये क्वेश्चन आंसर सर के थ्रू कवर करवाया गया है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 कवर करते हैं, क्योंकि इसमें टारगेट रखा गया है 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन का। तो हम लोग 75 क्वेश्चन के लिए ही इस सारे टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट का PDF टेलीग्राम पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग फटाफट जाइए, टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए और इस होमवर्क सीरीज का हिस्सा बनिए अगर आपको दरोगा बनना है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपके ही वजह से मैं ये टेस्ट सीरीज कवर करवा सकूँगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड तकनीक को कहाँ पे स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, भारत ने इसे ट्रांस हिमालय में स्थापित किया। देखिए इसको स्थापित क्यों किया गया है, आपको पता होगा कि हम लोग ग्लोबल जो वार्मिंग है ना काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रही है। तो हिमालय की भी ग्लेशियर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पिघल रही है, तो उसका पता नहीं लग पा रहा है कि वो किस मात्रा से पिघल रही है। ठीक है, तो पानी का जो स्तर है ना उसका आकलन करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे पहला स्वचालित जल स्तर रिकॉर्ड तकनीक को वहाँ पर उन्होंने लगाया है ट्रांस हिमालय में, ताकि उस पता चले कि किस लेवल से ग्लेशियर पिघल रही है। ठीक है, और ताकि हम उसका उपचार कर सकें। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय पे। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर है, जैसे कि हम ध्यान रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा, ससाइमिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा, हिस्पर ग्लेशियर देखने को मिलेगा। दियाफू ग्लेशियर की बात करें तो वो भी यहीं पे अवस्थित है। बात करें हम लोग बालडोरो ग्लेशियर की, ठीक है, तो ये सारे ग्लेशियर जो है ना वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। तो इस परियोजना को कब और कहां से शुरू किया गया था। देखिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो कि भारत में लागू किया गया था 1975 में, और ये स्टार्टिंग किया गया था उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से। ठीक है, और ये UNDP और FAO की मदद से शुरू किया गया था। अब ये आता है कि ये शुरू क्यों किया गया था। देखिए मगरमच्छ का जो जनसंख्या है ना वो कम ना हो, उनके आवास के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रबंधन की जो जिम्मेदारी होती है ना उसको देखने के लिए ही ये मगरमच्छ संरक्षण परियोजना शुरू किया गया था 1875 में। उड़ीसा की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो यहीं पे आपको सिम्पलीपाल नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको घड़ी पाता नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, और यही उड़ीसा से 2024 में सुभद्रा योजना की भी शुरुआत की गई है। बात करते हैं 2023 में यहीं से छाता परियोजना की भी शुभारंभ किया गया है। अब ये मगरमच्छ जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में निवास करने योग्य होते हैं, तो इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। और 17 जून को मगरमच्छ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं उसके उत्सर्जन में भारत का स्थान कितने नंबर का है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट आया था, ध्यान रखिएगा, अर्थ सिस्टम साइंस डाटा, ये जनरल रिपोर्ट था। इसमें प्रकाशित हुआ था N2O उत्सर्जन वैश्विक आकलन, ये एक रिपोर्ट था। ठीक है, ये क्या था, एक रिपोर्ट था। इसमें बताया गया है ना कि चीन प्रथम स्थान पे है जहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन मतलब उत्सर्जन किया जाता है, वहीं पे भारत सेकेंड स्थान पे है, फिर USA, ब्राज़ील और रूस का ये स्थान है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 4 दशक से जो मानवीय गतिविधियां हो रही है ना इसके कारण N2O का जो उत्सर्जन है वो 40% तक बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हो मानवीय गतिविधियां से 40% तक बढ़ा है। ठीक है, 1-2% नहीं बढ़ा है, 40% बढ़ा है, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड का रॉटरडम में किया गया। ठीक है, नीदरलैंड का रॉटरडम में इसका आयोजन किया गया। बात करते हैं नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी ध्यान में रखिएगा एम्स्टर्डम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब किया गया था और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है। देखिए ये जो हरित हाइड्रोजन मिशन है जो कि भारत में शुरू किया गया था 2023 में, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक भारत क्या करेगा, 5 MMT के हरित ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हो पाएगा। 5 MMT कहने का मतलब है 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो हम लोग हाइड्रोजन उत्पादन करने में सक्षम हो जाएंगे 2030 तक। ठीक है, तो इस लक्ष्य को भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कोरल सुपर हाईवे की खोज किया गया, यह किस महासागर में अवस्थित है? ध्यान रखिएगा, कोरल सुपर हाईवे की खोज अभी हाल ही में हिंद महासागर में ऑक्सफोर्ड विश्व यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। अगर हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो मेडागास्कर जो कि कहाँ पे अवस्थित है? हिंद महासागर में। मालदीव भी हिंद महासागर में अवस्थित है। और मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ध्यान रखिएगा, मेडागास्कर। और सबसे छोटा द्वीप की बात करते हैं तो वो मालदीव हो जाएगा। यहाँ से आप एक और द्वीप का नाम याद रखिएगा, डियोगो गार्सिया। ठीक है, डियोगो गार्सिया द्वीप याद रखिएगा जिसपे यूएसए का अधिकार है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसे आपको ध्यान में रखना है। और हिंद महासागर ही एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहले मेलेनेस्टिक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा किया गया है? ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में किया गया है। और इसकी मंजूरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा दिया गया, जिसकी स्थापना 2005 में होती है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य यही है कि प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं ना उस पर नियंत्रण करना, उसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ही होती है। बात करते हैं हम लोग उड़ीसा की, तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है, आपको रट जाना है, सतकोसिया और सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व। अगर हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स से बताइएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसे कवर किया है। तो कमेंट बॉक्स से बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था। और इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से किया गया था। उत्तराखंड से इंदिरा गांधी के सरकार था उस समय, और कैलाश सांगला के नेतृत्व में किया गया था। इतने फैक्ट बस आपको ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मौसम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान किया, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से है। अब इसका मंजूरी भारत ने क्यों किया है? देखिए, क्लाइमेट परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है ना उसका भविष्यवाणी ये करेगा। उसके साथ ही साथ उसके निपटान करने में भारत की जो क्षमता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, इसलिए भारत ने इसको मंजूरी दे दी है। और इसका जो मैनेजमेंट है ना वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने का लक्ष्य भारत सरकार का कब तक का रखा गया? ध्यान रखिएगा, COP26 हो रहा था, वहाँ पे भारत डिसाइड किया है कि 2070 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, उत्सर्जन को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे कार्बन के लिए। तो ये नहीं कि वैज्ञानिकों के द्वारा हम्बोल्ट ग्लेशियर को बर्फीले मैदान आइस फील्ड के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। यह कहाँ पे अवस्थित है आपको ध्यान रखना है, ये वेनेजुएला में अवस्थित है। विश्व का ये पहला ऐसा देश बन चुका है जहाँ के सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं। वेनेजुएला से आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित जो जलप्रपात है ना जिसको हम झरना कहते हैं वो एंजिल जलप्रपात है, जो यहीं पे कैरोन नदी पे अवस्थित है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब आप ग्लेशियर के बारे में देख सकते हो कि मतलब क्लाइमेट कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो आप इस हिसाब से लगा सकते हो अनुमान विश्व स्तर पे क्लाइमेट कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अडानी ग्रीन लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया? आपको ध्यान रखना है, गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में। ठीक है, गुजरात के जो कच्छ जिला है ना वहाँ के खेवड़ा में इसको बनाया जा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPS वात्सल्य योजना कब शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि NPS वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया है, और यह एक प्रकार का बाल योजना। इसमें क्या कहा गया कि 18 साल से कम उम्र के जो लोग होंगे ना वो 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे बैंक में खाता खुलवा के, और उनको 60 साल के बाद उनको पेंशन दिया जाएगा। देखिए, यहाँ से आपको कुछ टारगेटेड लक्ष्य भी ध्यान रखना है, जैसे कि भारत ने विकसित भारत का लक्ष्य कब रखा है, ध्यान रखिएगा 2047 तक। बात करते हैं भारत ने ऊर्जा मुक्त इंडिया का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2045 तक। भारत 5 ट्रिलियन जो डॉलर की इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2025 तक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। योजना से क्वेश्चन आया, तो योजना से कुछ योजना भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि सुभद्रा योजना जो कि उड़ीसा में शुरू किया गया है 2024 में। अगर पूर्वोत्तर विकास योजना की बात करते हैं तो वो भी 2024 में शुरू किया गया है। अगर कोसी मोची परियोजना की बात करते हैं तो वो भी 2024 में शुरू किया गया है। अगर हम लोग PM किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं तो उसे ध्यान रखिएगा, उसे 2019 में शुरू किया गया। अगर हम लोग अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो उसे 2015 में शुरू किया। उसी तरीके से स्मार्ट भारत जो स्मार्ट सिटी योजना है ना उसकी शुरुआत भी 2015 में किया गया, सॉरी। अगर हम लोग जन आरोग्य योजना की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत 2018 में किया गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट योजना हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य हमारी पृथ्वी पे किन 2 काल्पनिक रेखाओं के मध्य वर्ष भर चमकता है? ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ पे ये इक्वेटर हो जाएगा, यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा हो गया, और सूर्य जो होती है ना वो कर्क और मकर रेखा के बीच में ही चमकती हैं, ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं कि जब सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा जब 0 डिग्री पे पड़ता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन की अवधि होती है ना, वो समान हो जाती है। और इस परिदृश्य में इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया कि विषुव कब कहते हैं, तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे समान रूप से पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक समान दिन हो जाता है, तो उस परिस्थिति को हम लोग विषुव कहते हैं। और ये साल में 2 बार होता है, एक वसंत में होता है और एक शरद ऋतु में होता है। तो इस फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और इसे कब स्थापित किया गया था। आपको ध्यान रखना है 4 अगस्त को इसकी स्थापना किया गया था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बराक के द्वारा, और ये अप्सरा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध अपने संवादों में किस भाषा का यूज किया करते थे। देखिए, ये गौतम बुद्ध जो थे ना, उन्होंने जितने भी अपने बात किए या फिर उन्होंने जो भी उपदेश दिया, उसमें उन्होंने पाली भाषा का ही उन्होंने यूज करा था। गौतम बुद्ध की बात करते हैं, इनका जन्म लुम्बिनी में होता है और अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से पता चलता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। ठीक है, जो कि वर्तमान में नेपाल में अवस्थित है। देखिए, बौद्ध धर्म में कुछ संगीतियाँ हुई थी। ये कितनी संगीतियाँ हुई थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और जितने भी संगीति हुए हैं ना, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कवर है या नहीं है। गौतम बुद्ध से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन देश से है। ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश से 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1910-16 के काल में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने किया था। देखिए, बंगाल विभाजन की बात करते हैं, जो कि 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इन्होंने घोषणा किया था 15, कहीं कहीं पे 20 जुलाई होता है, तो 15-20 जुलाई को उन्होंने घोषणा किया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम बंगाल को विभाजन कर देंगे। और इसका उन्होंने कारण बताया था कि हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बंगाल में जितने भी क्रांतिकारी थे ना, जितने भी नेता थे, वो बंगाल में ही जन्म ले रहे थे। ठीक है, वही उनकी मानसिकता थी, इसीलिए वो बंगाल को 2 भागों में बांटना चाह रहे थे, जिससे कि क्रांतिकारियों का भी बंटवारा हो जाए। ठीक है, तो इसी मोटिव से उन्होंने ये घोषणा कर दिया 15 से 20 जुलाई को। जब इन्होंने घोषणा किया ना, तो अगस्त 1905 में एक इनके विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम लोग बंगभंग आंदोलन भी कहते हैं, ये शुरू किया गया बंगाल में। ठीक है, उसके बाद फिर भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को प्रभावी रूप से लागू कब किया गया था। ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध ये सब हुआ, तो उसके चलते 1911 में दिल्ली में एक दरबार लगाया जाता है, जहाँ पे बंगाल का जो विभाजन है ना, उसको समाप्त कर दिया जाता है और बंगाल को एक अलग प्रांत के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। तो उसे ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड में ही ये सब होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर के सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी एज अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और ये अधिवेशन रावी नदी के तट पे हुआ था। यही बार सबसे पहले भारत में झंडा फहराया गया था। झंडा का आपको पता होगा, झंडा गीत किसने लिखा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और झंडा का जो निर्माण है ना, वो बनाया किसने था, पिंगली वेंकैया ने। इसका लंबाई चौड़ाई एग्जाम में पूछा जाता है 3.2, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले झंडा फहराया कब गया था, तो 1929 के लाहौर का जो अधिवेशन था, रावी नदी के तट पे नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था। यहीं पे इस पे ये डिसाइड किया गया था कि भारत को अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य यहीं पे डिफाइन किया गया था। और यहीं पे ये भी डिसाइड किया गया था कि हम लोग 26 जनवरी से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों में कुल कितने निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था। देखिए, ये डीपीएसपी की बात किया जा रहा है, जहाँ पे संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत डीपीएसपी में 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, आर्टिकल 39 का ए, 43 का ए और 48 का ए। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर बात हम नीति निर्देशक तत्व की करते हैं, तो भाग 4 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान को कहां से लिया गया। ये देखिए, आपातकालीन प्रावधान है जो कि मौलिक अधिकार के निलंबन से है। देखिए, सबसे पहले हम आपातकाल की बात करते हैं, तो ये भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है। आपातकाल का वर्णन हमने जो है वो प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है भाग 18 में। और ये 2 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, एक बाह्य आपातकाल होता है और एक आंतरिक आपातकाल होता है, या फिर हम इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी कह सकते हैं। देखिए, जब बाह्य आपातकाल लगता है ना, तो आर्टिकल 20 और
21 और जब आंतरिक आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19, 20 और 21 ये तीनों को छोड़ के, ये सभी को छोड़ के जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो उसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप आपातकाल की वर्णन करते हैं तो आपातकाल में आपको 3 आर्टिकल ध्यान में रखना है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है और आर्टिकल 360 वित्तीय आपात की बात करता है, जो कि भारत में अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगाए गए हैं। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। देखिए ये जो नियंत्रक एवं महालेखक, जिसको हम लोग कैग भी कहते हैं, सबसे पहले इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं और इनका वर्णन आर्टिकल 148 में है। ठीक है, आर्टिकल 148 में कैग का वर्णन है और इनका टाइम पीरियड 6 साल का होता है या फिर 65 साल, जो भी पूरा हो जाए इनका टाइम पीरियड उतना ही होता है। अब देखिए ये कैग का कार्य क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। कैग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के जो खर्च होते हैं ना, उनकी जानकारी का रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी जो रिपोर्ट होती है ना वो पढ़ा जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है। ध्यान रखिएगा, सर क्रीक जो विवाद है ना वो भारत पाकिस्तान के मध्य अवस्थित है। सर क्रीक विवाद काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, तो इसे आप रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक है ना, इसमें बताया जाता है कि कौन सा देश जो है जलवायु परिवर्तन में क्या स्थिति है जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान कितने नंबर का है। ध्यान रखिएगा, 110वां स्थान पर इंडिया सस्टेन करता है विश्व जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है, तो इंडिया का स्थान भी ध्यान रखिएगा। और भारत ने नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा है, ध्यान रखिएगा 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किलाउ और मैना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पे अवस्थित है। देखिए ये जो किलाउ और मैना लोआ है ना वो हवाई द्वीप में अवस्थित है, जो कि अमेरिका का उस पर अधिकार है। बात करते हैं हम लोग विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कोई है तो वो हो जाएगा हमारा मौना लोआ ज्वालामुखी। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंचाई पे, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी कौन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। और ये कोटोपैक्सी, ये जो इक्वाडोर है वो किस महाद्वीप पे है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। देखिए यहाँ पे पोर्ट के बारे में बात किया गया है, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है कांडला पोर्ट, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया, दीनदयाल पोर्ट हो गया। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, वाणिज्यिक एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहीं से किया जाता है वो तो कांडला पोर्ट से किया जाता है। अगर हम कांडला पोर्ट की बात करते हैं तो स्वतंत्र जब भारत हुआ था ना 1947 में, तो उसके बाद पहला पोर्ट बनाया गया था कांडला पोर्ट, क्योंकि पहले भारत क्या होता था, लाहौर पोर्ट से आयात निर्यात करता था और भारत जैसे ही आज़ाद होता है तो पाकिस्तान के हिस्से में लाहौर चला जाता है, तो वहाँ पर कांडला पोर्ट को स्थापना करना पड़ता है। तो इसे ध्यान रखिएगा कांडला पोर्ट का। और भारत के सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी पोर्ट की बात करते हैं तो वो आ जाएगा मुंबई पोर्ट, और इसी के जो भार है ना उसको कम करने के लिए एक पोर्ट बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे गहरी पोर्ट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, तो बताइए कि ये किस आदिवासी जनजातीय क्षेत्र से आती हैं। देखिए ये संथाल जनजातीय क्षेत्र से इनका संबंध है और ये उड़ीसा के मयूरगंज जो जिला है ना वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। बात करते हैं ये कैमन नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ध्यान रखिएगा 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका की जो संविधान की आत्मा एवं हृदय की संज्ञा है वो किसने कहा था। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है ना उसको संविधान का आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दिया था, ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब ये उद्देशिका की बात हम लोग करते हैं, तो उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, बाद में यही उद्देशिका जाके प्रस्तावना बनती है, जो कि भारतीय संविधान के जो आदर्श है ना उसको अपने आप में संयोजे रखती है। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है वो किन दो नदियों के संगम पे अवस्थित है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है। ध्यान रखिएगा माजुली द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना वहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही अवस्थित है। लेकिन अगर संगम आपसे पूछा जाएगा ना तो ध्यान रखिएगा लोहित और सुबनसिरी नदी के संगम पे माजुली द्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला पानी जो विवाद है वो किन देशों के मध्य है। ध्यान रखिएगा भारत और नेपाल के मध्य काला पानी विवाद है। ये देखिए जो काला पानी विवाद है ना आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक सुगौली की संधि किया था 1815 से 16 में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने संधि के तहत ही ये जो क्षेत्र है ना वो विवादित है। इसमें कहा गया था कि नेपाल के कुछ क्षेत्र पे जो है ना वो भारत का अधिकार हो जाएगा। तो यही सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इसके कारण आज तक ये विवाद हमें देखने को मिलती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा विटामिन के जो है वो ब्लड को थक्का बनाती है। बात करते हैं विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, वहीं पे विटामिन ए डी ई के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए किस तरह से भारत आया था। देखिए ये जो सिकंदर भारत आया था जो कि मकदूनिया का शासक था और ये अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, तो ये जब भारत में आक्रमण करता है ना तो ये भारत का जो ये जो खैबर दर्रा है ना उधर से एंट्री करता है भारत में। और भी दर्रे ध्यान रखिएगा, एक आप ध्यान रखिएगा गोमल दर्रा। ठीक है, दूसरा आप ध्यान रखिएगा बखान दर्रा। देखिए जो बखान दर्रा जो है ना वो भारत का जो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का जो एरिया लगता है ना यहीं पे बखान दर्रा अवस्थित है। तो गोमल दर्रा, बखान दर्रा और खैबर दर्रा ये तीनों दर्रा जो है ध्यान रखिएगा इसी के थ्रू भारत में सारे लोग एंट्री किया करते थे एसेंट से लेके मिडाइवल मॉडर्न तक। ठीक है, मॉडर्न में तो वैसे जलीय मार्ग का विकास हो गया था, पुर्तगालियों ने कर दिया था, लेकिन उसके पहले ये लोग दर्रे से ही एंट्री करते थे इंडिया में और फिर वो लोग रूल किया करते थे। ठीक है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा 1924 में HRA की स्थापना किया गया था। वैसे इसमें एक व्यक्ति नहीं थे, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उनमें से इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी का नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और साचिंद्र सान्याल। ये देखिए ये जो HRA का जो संगठन होता है ना इनके पास तो पैसे होते हैं ना तो इनके पास हथियार होते हैं। तो इन्होंने एक काकोरी ट्रेन जो एक्शन है ना उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया था 1924 में। ठीक है, इसमें काफ़ी लोगों को यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ के फांसी दे दिया गया था। तो ये HRA काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। ठीक है, तो इसी को मजबूत बनाने के लिए बाद में HSRA इसमें बस सोशलिस्ट को जोड़ दिया गया था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौनी घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। देखिए मौनी घाटी को ही हम लोग साइलेंट वैली कहते हैं और ये भारत के केरला में अवस्थित है। बात करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है ना वो यहीं पे पाई जाती है और ये कहाँ पे है तो ये पश्चिमी भारत में है। वैसे आपको ध्यान रखना कि भारत में जो जैव विविधता है ना वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी भारत में पाया जाता है, उसके बाद पूर्वी हिमालय में, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र में पाया जाता है, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। उसमें से सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट पर ही पाया जाता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो साइलेंट वैली में जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री तटीय मैदान में दीघा तट भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये जो दीघा तट है ना वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध कब और किन के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1194 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध होता है। कहा जाता है कि इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नवीनतम एवं सबसे बड़ा परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है। ध्यान रखिएगा कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है तो ध्यान रखिएगा तारापुर परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लॉ अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है कि कौन सा ऐसा लॉ अयस्क है जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्री होती है ना वहाँ पे करते हैं। ध्यान रखिएगा मैग्नेटाइट का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड ही होता है बॉक्साइड। ठीक है, इनका ऑक्साइड क्या होता है बॉक्साइड होता है और भारत में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइड का उत्पादन है ना वो उड़ीसा में किया जाता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि खनिज से ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में
में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। देखिए ये परंपरागत स्रोत की बात किया गया है, तो ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ये सब परंपरागत है। ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ध्यान रखिएगा एंथ्रासाइड में काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है और ये सबसे सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। भारत में इसकी जो मात्रा है ना काफ़ी ज़्यादा कम है, कहा जाता है कि बस 2% ही है, और वो भी कारगिल वाला मतलब लद्दाख वाला एरिया में ही हमें एंथ्रासाइड देखने को मिलता है इंडिया में। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार देखने को मिलते हैं। देखिए ये भी कोयला का ही एक प्रकार है लिग्नाइट, जो कि नवेली की जो खान है ना वहाँ पे लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान मानी जाती है और यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का जो कोरवा है वो किस राज्य में और किसके उत्पादन के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो कोरवा है ना कोयला उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में पाई जाने वाली मोनाचाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोरियम पाया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम केरला में ही पाया जाता है। अगर थोरियम उत्पादन की बात करते हैं तो पूरे ओवरऑल पूरे विश्व में थोरियम का उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है, तो इंडिया का स्थान भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार किसे कहा जाता है। तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार में काफ़ी ज़्यादा खनिज की मात्राएं हमें देखने को मिलती हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है। ध्यान रखिएगा धारवाड़ की चट्टान। धारवाड़ की चट्टान में भारत में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। बात अगर हम रॉक की करते हैं तो रॉक से ध्यान रखिएगा सबसे पुरानी जो चट्टान है ना वो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, वहीं पे बात करते हैं। आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ आ जाएगा, उसके बाद कुडप्पा आ जाएगा, फिर विंध्यन आ जाएगा, उसके बाद फिर गोंडवाना आ जाएगा। मतलब सबसे न्यू जो चट्टान है ना वो गोंडवाना है। ठीक है, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पे किया गया था। यहाँ पे पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन पूछा गया है जो कि तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र में, और तारापुर में एक परमाणु संयंत्र है, उसका नाम भी ध्यान रखिएगा जैतपुरा। ठीक है, जैतपुरा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो वो भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय भारत का गवर्नर कौन था। देखिए उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे ना वो हेनरी बेंसिस्टार थे। इनका टाइम पीरियड आपका 1760 से लेके 65 तक का है। कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध जो है ना वो 22 या फिर 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक है, और ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 सेनाओं के 3 राजाओं के मध्य हुआ था। इसमें से अवध के शुजाउद्दौला थे, वहीं पे बात करते हैं मुगल के शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों का यहाँ पे ग्रुपिंग था। और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, इनके बीच में किया गया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। उसके बाद ही बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि होती है जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला जाता है, शाह आलम द्वितीय उनको दे देते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ था जिसके साथ ही संपूर्ण भारत में संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित होता है और भारत का प्रथम हाई कोर्ट 1862 में कलकत्ता में स्थापित किया जाता है इसी अधिनियम के तहत, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के द्वारा 1909 में कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया था कि रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था कि भारतीय वायसराय में जितने भी वायसराय आए हैं ना उनमें से जो लॉर्ड रिपन है वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, लोकप्रिय हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमीकरण किया गया। देखिए ये लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड मेयो के बारे में कहा जाता है कि ये महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे और इनकी हत्या भारत में ही हो जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सैंडलिन जनजाति होती है, ठीक है, उसी के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट विधेयक किस गवर्नर या वायसराय के समय पे आया था। ध्यान रखिएगा 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम में ये अल्बर्ट विधेयक आया था और ये जो विधेयक था ना वो न्यायिक सुधार से संबंधित था, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि जमींदारी व्यवस्था को कब और किसके द्वारा
लागू किया गया था। देखिए ध्यान रखिएगा कि 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में जमींदारी व्यवस्था, इसी को हम लोग अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है। तो भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 3 नीतियाँ लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। एक रैयतवारी था, एक अस्थाई था और तीसरा महालवारी था, ठीक है। अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये जमींदारों से किया गया था बंदोबस्त था। इसमें कहा गया था कि 10/11 भाग जो है ना वो जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और 1/11 भाग ये अपने पास खुद रखेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए रॉबर्ट क्लाइव भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं थे। दूसरा है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ये देखिए सही है, तो इसका राइट आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। ध्यान रखिएगा लॉर्ड मेयो के टाइम में सबसे पहले जनगणना किया गया था 1872 में। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो ये 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया गया था और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। ध्यान रखिएगा लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कब और किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा भारतीय दासता अधिनियम 1943 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस भारत गवर्नर जनरल के टाइम में किया गया था। ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया था और यही वारेन हेस्टिंग्स थे जिन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में मदरसा की स्थापना भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा कर्नाटक का जो बाबा बुदन की पहाड़ी है ना वो लौह अयस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी आए हैं तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कोरबा किस राज्य में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा ये जो कोरबा क्षेत्र है ना वो कोयले के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलाडीला की खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। ध्यान रखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट से इसको निर्यात किया जाता है, ठीक है। और ये विशाखापट्टनम पोर्ट है कहाँ पे, तो इसे भी ध्यान रखिएगा ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तटवर्ती प्राकृतिक गैस भंडार है। ध्यान रखिएगा ये भारत में असम राज्य में है और ये 2024 के अनुसार डाटा के अनुसार, अगर बात हम लोग 2022 के डाटा के अनुसार करते हैं तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको लेटेस्ट ही ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ असम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां देश में टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक होता है। ध्यान रखिएगा ये बस्तर का पठार है जो कि छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादन होता है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया गया था। देखिए ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था जिसके द्वारा मौलिक अधिकार जोड़े गए थे भारतीय संविधान में भाग 4 के क में और आर्टिकल 51 के क में। देखिए आर्टिकल 51 में सबसे पहले 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, उसके बाद फिर एक और संविधान संशोधन होता है, उसके बाद एक और, मतलब अभी वर्तमान में टोटल 11 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो आपको उससे भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्य रखना किसके तहत उल्लेखित किया गया है। ध्यान रखिएगा ये जो भारत की संप्रभुता हो गई, एकता हो गई, अखंडता हो गई, उसको अक्षुण्ण रखना, उसे बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है ना वो नागरिकों की है और ये मौलिक कर्तव्य ये जिम्मेदारी नागरिकों को देता है कि ये आपका कर्तव्य है, आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा काम करो जिससे भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता और बेटर हो, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया है।
पहला है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये तो मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है कि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। तीसरा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और चौथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखिए ये सभी के सभी मौलिक कर्तव्य में है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं है जो पूछा था। ठीक है, तो उससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा। यूएसएसआर, जिसे हम रूस भी कहते हैं, और इसको भाग 4 के काम में और 51 के काम में। ठीक है, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, तो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य, लेकिन मूल रूप से 10 ही मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान में संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया, क्यों? भाग 3 में ये जो मौलिक कर्तव्य है उसको हम लोग मौलिक अधिकार में क्यों नहीं रखे? हम इसके लिए भाग 4 का निर्माण क्यों किए? इसलिए क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार क्या था? वाद्य योग था। जहाँ पे मौलिक अधिकार का खंडन हो रहा था वहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जाके खटखटा रहे थे। लेकिन मौलिक कर्तव्य में सिर्फ आपके कर्तव्य हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य वाद्य योग नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य में प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान और हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा? देखिए ये मौलिक कर्तव्य टोटल 11 है, उसी में बताया गया है कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है ना और जो राष्ट्रीय गान है उसका हम लोग सम्मान करेंगे, और उसके प्रति जो भी हमारा सम्मान है वो भारतीय अपने हृदय में उसको मुझे रखेंगे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है? ध्यान रखिएगा, भाग यहाँ पे 4 हो जाएगा और 51 का हो जाएगा, जिसमें टोटल मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया था, वो कैवें नंबर का संविधान संशोधन था, आप हमें कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और यहाँ पे टोटल अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है उसको फुलफिल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 48 के ए में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस वर्ष कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में उन्होंने सम्मिलित किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो कालबेलिया डांस है ना, ये राजस्थान का है, जिसको 2010 में यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। तो बताइएगा आप कि वर्तमान में भारत के कितने ऐसे विरासत हैं जो यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति में शामिल हैं? ठीक है, तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया जाता है? तो ये जो घूमर नृत्य है ना, वो भील जाति के द्वारा किया जाता है और ये महाराष्ट्र में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निहंग सिंह योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ये उत्पन्न हुआ है? तो बस ये याद रखिएगा, गतका जो है, गतका हो गया। अगर आपसे लाठी पूछेगा, लाठी, तो लाठी भी ध्यान रखिएगा, ये भी पंजाब में। अगर आपसे मलखम पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज किए हैं? ध्यान रखिएगा, नाटी खेल के बाद उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, और ये उत्तराखंड और हिमालय वाले क्षेत्र में ये नाटी खेले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने 75 क्वेश्चन को कवर कर दिया है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज कवर करवा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।